दोस्तों, मैं अमित शास्त्री पुनः लेकर के आ गया हूं आपके लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। निरंतर हम सभी टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्रम से प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप हमसे जुड़ ही गए होंगे। सारे वीडियो की जानकारी भी आपको इससे मिलती रहती है और आपकी स्टडी भी परफेक्ट हो जाती है, मजबूत हो जाते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और आगे आज जो हमारे 1000 प्रश्नों का लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हम वो प्रश्न इस पीडीएफ में लाए हैं जो बार बार पेपरों में आते हैं, रिपीट भी होते हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तालू में जीव ना लगने का अर्थ है। मुहावरा एवं लोकोक्ति से प्रश्न है। मुहावरा है तालू में जीव ना लगना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि मतलब चुप ना रहना। अपन कहते हैं तालू से जीव तो लगा लूँ, थोड़ा चुप तो हो जाओ, तो वही ठीक है। आगे देखें, ठन ठन गोपाल का अर्थ है। आपने देखा होगा ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मुहावरे छांट के लाए हैं। ठन ठन गोपाल, बिल्कुल सही। ठन ठन गोपाल मतलब कंगाल। ठीक है दोस्तों, हम पूरी व्याकरण कंप्लीट ले रहे हैं अपने इन प्रश्नों में, कुछ भी नहीं छूटेगा व्याकरण से संबंधित। जो हिंदी की व्याकरण में पूछा जाता है वो हमारी इस पीडीएफ में उससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। इसलिए आप क्रम से हमारे पिछले वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके हमारे चैनल की आप जरूर देखिएगा और आगे की वीडियो के लिए तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। खून पानी होने का अर्थ है। खून पानी होना मतलब कोई असर ना होना। ठीक है, आगे देखें, माथा ठन ठना का अर्थ है। माथा ठन ठनकना, माथा ठनकना, सॉरी ठनठना बोल दिया। माथा ठनकना का क्या अर्थ है जल्दी से बता दें। माथा ठनकना, अपन नहीं बोले भी माथा ठनक रहा है आज तो मेरा, मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला, अनिष्ट की आशंका होना। ठीक है, आगे थाली का बैगन, बैरी बैरी IMP ले लेना। इसको मैंने भी कई पेपर दिए, उसमें पूछा गया। थाली का बैगन मतलब कहलाता है कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली में जैसे बैगन रख दो, कभी यहाँ डोलेगा कभी वहाँ डोलेगा, कहीं कोई सिद्धांत नहीं है, मतलब सिद्धांत विहीन व्यक्ति। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास वाली। ठीक है, तो सिद्धांतहीन व्यक्ति। आगे देखें, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। जल्दी इस मुहावरे का अर्थ बता दें। आज जो जो महत्वपूर्ण मुहावरे आते हैं यहाँ पर सब कवर हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि उड़ती चिड़िया के पर गिरने का हो जाएगा कि अनुभव होना। अपन नहीं कहते भाई इतना अनुभव कि उड़ती चिड़िया के पर गिर लें। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है। मांगे भीख पूछे गांव की मतलब भीख मांगता है लेकिन गांव की बिल्कुल पूछ रख रहा है, भैया क्या चाहिए आपको। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपनी असलियत भूलकर बात करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपनी असलियत भूल करके बात करना। आगे देखें और महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, कोई इस इरघाट तो कोई बिरघाट का अर्थ क्या है। ठीक है, कोई इरघाट कोई बिरघाट मतलब कोई तालमेल ना होना। इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखें, जाके पाव ना फटे बिबाई। ठीक है, फेमस लोकोक्ति है। सो जाने क्या पीर पर आई का क्या अर्थ है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके कभी पैर नहीं फटे, बिबाई नहीं हुई उनको, वो क्या दूसरों की पीड़ा को जानेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, आप डेली यूज में लेते हैं मुहावरे लोकोक्तियाँ, कई अपने बड़े बुजुर्ग लेते हैं, बस हमें समझना है जब पेपर में आ जाए कि किस अर्थ में लेते थे। दोस्तों लाइक जरूर कर देना एक बार वीडियो को यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो तो। अगला है, जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ क्या है। जस दूल्हा तन तस बनी बराता, दो ऑप्शन ए दिए हैं और देख लें। इसका सी ठीक है, सभी साथी एक ही जैसे, मतलब जैसे दूल्हा है वैसे सब बाराती हैं, सब साथी एक जैसे हैं। आगे देखें, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है। ठीक है, आडंबर बहुत है लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए लोकोक्ति बतानी है। तो इसको कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब दुकान तो ऊंची है लेकिन फीका क्या है, पकवान है। ठीक है, इस प्रकार से कई बार आप यूट्यूब का किसी का थंबनेल देखते होंगे कि बिल्कुल आप कमाए 10,000 रुपये, उसको खोल के देखो उसमें बात कुछ और बता रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब ऊंचा पकवान फीकी दुकान। चोर चोर खालिस्तान भाई, कैसे भाई, ऐसे टाइप के मैंने देखा बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सीधे कहा चोर चोर मौसेरे भाई कहते हैं ना, लगा के देख लिया करें, याद कर लिया करें कभी सुनी हो। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, जल्दी से बता दें। हाँ,
बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। ओछे लोग मोह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। छोटे लोगों को मोह लगा लो ना तो वो अनुचित मतलब बात करते हैं, अनुचित लाभ उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो मुहावरे लोकोक्तियां ली हैं जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, तो आज इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। कुम्हार होता है घड़ा बनाता, तो अपने ही सराहता, इसका क्या अर्थ हुआ? तो अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। कभी कोई खाना बनाए तो बोलता है अरे भैया मैंने बहुत बढ़िया बनाया है, ऐसा। गए थे रोजा छुड़ाने, नवाज गले पड़ी, का क्या अर्थ है? गए थे रोजा छुड़ाने लेकिन नमाज गले पड़ी, इसका अर्थ यही है कि भैया उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। ये लोकोक्ति है। भैया उनका रोजा छुड़ाने गए थे, उनका नमाज और पढ़ने का नियम ले लिए, नमाज और पढ़ो, तो ऐसा। ऊधो का लेना ना माधो को देना, ये भी कई बार पूछी गई है। ऊधो को लेना ना माधो को देना, मतलब क्या हो गया? अपने काम से काम, कोई से कोई मतलब नहीं, इस प्रकार से। बहुत अच्छी लोकोक्ति हैं दोस्तों, आनंद भी आता है। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। सही लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दोस्तों एक और बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी की जरूर जाना, और बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने सब प्रकार की मतलब हिंदी व्याकरण ली है, टोटल कवर हुई है, साथ में काव्य शास्त्र के भी ले लिए, भाषा के भी ले लिए, सारे प्रश्न हुए हैं, तो आपका कोई छूट ना जाए। ठीक है, तो उपाय वही सफल और श्रेष्ठ जिसका लोहा विरोधी भी मानना पड़े, इसका किसके लिए क्या हो जाएगा? तो मतलब जादू वही जो सिर चढ़ करके बोले, वही। देखो, राम नाम जपना पराया माल अपना, वर्तमान में जो चल रहा है, तो ये लोकोक्ति है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? धोखे से धन जमा करना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है। मतलब क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हाँ बिल्कुल सही, झूठा दिखावा करना की। पैसे है नहीं लेकिन दिखावा ऐसे कर रहे हैं, कपड़े पहन रहा है, बड़ी चश्मा लगा रहा है, कर्ज ले लेकर के जी रहा है, ऐसा नहीं। गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका क्या अर्थ है? गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया, ऐसा कहते ना, तो गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका क्या हो जाएगा? गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। गुरु से भी आगे निकल जाता है ना चेला, तो क्या कहते हैं? गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया, वही वाली बात है। कोयले की दलाली में मोह काले का क्या अर्थ है? बिल्कुल, मैंने देखा कई पेपरों में ऐसे प्रश्न आए हैं। तो कोयले की दलाली का क्या अर्थ है? कोयले की जो दलाली का अर्थ है वह है बुरे काम से बुराई मिलना। दोस्तों लास्ट में हम प्ले लिस्ट इसमें लगा देंगे वीडियो में, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे आपको वीडियो इसके खुल जाएंगे। 100 प्रश्न के भी कुछ वीडियो अपलोड हैं और कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे भी हैं। आप जैसा पढ़ना सके, समय हो पढ़ें। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के नाम चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के नाम चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, जल्दी से बता दें। इसका हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, साधन भी बढ़ाने पड़ते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते, फल कम मिलता है, तो ऐसा नहीं। जैसे कई लोग पढ़ते रहते, भयंकर पढ़ते, लेकिन पेपर में जाते हैं तो सब स्वाहा हो जाता है। रात भर पीसा पारे से उठाए, जिसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसे नहीं, अपन को स्मार्ट पढ़ाई करनी है, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई हो जाए। मान लो पढ़ रहे हैं, 1 घंटे की क्लास पढ़ी, उसमें केवल 20 क्वेश्चन पढ़े, ना उसमें अच्छे से चर्चा की, आलतू फालतू की बातों में निकाल दिए, तो क्या मतलब निकला? 20 क्वेश्चन पढ़ो तो वो सार गर्भित हों। एक तो करेला और आप तीता दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ाई, कई बार आपने सुनी होगी। तो बुरे का और बुरे के संग होना, कि एक तो बुरा है ही और ऊपर दूसरा और मिल गया, इस प्रकार से। ठीक है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब यहाँ पर वाक्य संबंधित प्रश्न आ जाएंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है, तो अपराधी और निरपराधी का, ठीक है, अंतर करना कठिन है। अपराधी और निरपराध का, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। तो पद्मावत का लेखक कौन है हमें बताना है। जायसी हैं, मंझन है, आलम या फिर उस्मान, कौन है पद्मावत के? तो सभी लोगों को पता है कि जो पद्मावत के लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि
किसे माना है? जायसी को, कुतुबन को, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन को? प्रश्न क्रमांक 102। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है कुतुबन यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। इनकी एक रचना है मृगावती, है ना, मृगावती, और मृगावती को इन्होंने प्रथम रचना माना है और प्रथम कवि माना है कुतुबन को। अगला है दोस्तों, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? प्रश्न क्रमांक है 103। अष्टछाप की स्थापना बताना है कब हुई है, जल्दी से बताएं, सभी लोगों को पता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अष्टछाप की जो स्थापना हुई वो हुई 1565। सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला दोस्त है सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? सूरदास की भक्ति पद्धति का जो मेरुदंड है वो कौन सी भक्ति है? वैष्णव भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति या पुष्टि मार्गीय भक्ति? 104 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास की भक्ति पद्धति का जो मेरुदंड है वो है पुष्टि मार्गीय भक्ति, यानी कि जो दा नंबर है, जो 4 नंबर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रश्न क्रमांक 105 का उत्तर बताना है। दादू दयाल की, लाल दास की, मलुक दास या फिर सुंदर दास की? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। प्रश्न क्रमांक 105 और 105 का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सा, यानी कि मलुक दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, रामानंद के, शंकराचार्य या फिर नानक देव के? कबीर किसके शिष्य थे? प्रश्न क्रमांक 106। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद के 12 शिष्य थे दोस्तों, और 12 शिष्यों में एक थे कबीर। ठीक है, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। चंदायन किस लेखक की रचना है? प्रश्न क्रमांक 107। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदायन जो मानी जाती है दोस्तों वो मानी जाती है मुल्ला दाऊद की, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है ढोला मारूरा दुहा की रचयिता कौन है? प्रश्न क्रमांक 108। ढोला मारूरा दुहा की रचनाकार बताना है। कल्लोल, नंददास, आलम या फिर नारायण दास? प्रश्न क्रमांक 108। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ढोला मारूरा दोहा के जो रचयिता माने जाते हैं। यहाँ पर कल्लोल दिया है तो आप कल्लोल लगाएंगे, कहीं कहीं पर कुशल लाभ भी मिलता है, तो कल्लोल दिया है तो कल्लोल, और कुशल लाभ दिया है तो कुशल लाभ। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, किस रामायण के आदि काव्य मानकर, किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो किस रामायण को? आनंद रामायण को, रागबोललास रामायण को, अध्यात्म रामायण या फिर वाल्मीकि रामायण को? किस रामायण को आदि काव्य मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में लिखें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डी, यानी कि वाल्मीकि रामायण। ठीक है, अगला देखो, जानकी हरण का रचयिता कौन है? जानकी हरण का रचयिता बताना है। कुमारदास, भवभूति, माधव भट्ट या फिर धनंजय? तो जानकी हरण का रचयिता कौन है? प्रश्न क्रमांक 110, और राइट आंसर आपका होगा कुमारदास। कुमारदास यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, कुमारदास। ठीक है, अगला है रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? तो किस पंथ के थे? नानक पंथ के, दादू पंथ के, कबीर पंथ के या इस्लाम पंथ के? रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? प्रश्न क्रमांक 111, और आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो राइट होगा क्या? दादू पंथ, वी नंबर। अगला है दोस्तों, रामलला नेहचू किसकी रचना है? तुलसीदास की, रहीम की, केशवदास की या फिर नाभादास की? रामलला नेहचू बताना है। प्रश्न क्रमांक है 112, और 112 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास जी की। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। ठीक है, रामलला नेहचू के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, है ना। तो रामलला नेहचू आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास। ठीक है,
अगला है विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कहां पर हुआ था विद्यापति का जन्म? प्रश्न क्रमांक 113 और 113 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बिहार में। बिहार यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? तो किस संप्रदाय में है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय? प्रश्न क्रमांक 114 का उत्तर तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय, यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 114 का। ठीक है। अगला है तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास भाव, प्रेमा भक्ति भाव, पुष्टि मार्गी या फिर रागानुरागा भक्ति? 115 का तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दास भाव, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अष्टचाप के दार्शनिक गुरु कौन है? रामानंद, निम्बार्क, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य? 116 का आंसर हमें बताना है। अष्टचाप के दार्शनिक गुरु कौन है? तो अष्टचाप के जो दार्शनिक गुरु हैं वो हैं वल्लभाचार्य, यानी कि जो बिल्कुल आपका सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? गीता, महाभारत, रामायण या फिर भागवत? प्रश्न क्रमांक 117 का उत्तर बताना, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों भागवत, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहाँ पर भागवत सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन थे? कुंभन दास थे, दादू दयाल थे, रज्जब या फिर कबीरदास थे? 118। मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज लेखी, ये कबीरदास का कहने वाले भक्त जो थे कबीरदास थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भक्तन को कहा सीकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? परमानंद दास की, कृष्णदास की, कुंभन दास की या फिर कबीरदास की? प्रश्न क्रमांक 119, भक्तन को कहा सीकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? और 119 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये पंक्ति तो कुंभन दास की है, सा नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? महाभारत से, विद्यापति की पदावली से, गीत गोविंद से या फिर भागवत पुराण से? 120 का आंसर हमें बताना है कि सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागवत पुराण से, डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, इन कवियों में कौन सा कवि अष्टचाप से संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कुंभन दास, केशव दास, सूरदास या कृष्णदास? 121 का आंसर बताना है, इन कवियों में कौन सा कवि अष्टचाप से संबंध नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा केशव दास, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है, ये रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों की कवि माने जाते हैं केशव दास, और बा नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में की गई? अवधी, खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा या फिर मैथिली? तो 122 का उत्तर हमें बताना है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा, उत्तर होगा व्रज भाषा। तुलसीकृत विनय पत्रिका की जो रचना है वो क्या है? व्रज भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? रतन बाबनी, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका या फिर कवि प्रिया? 123 का आंसर बताना है, केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? और 123 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कवि प्रिया, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन है? गोकुलनाथ, नावादास, यदुनाथ या फिर हरिराय? 124 का आंसर, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गोकुलनाथ, ए नंबर। आ नंबर आपका सही हो जाएगा गोकुलनाथ। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्वे रामायण किसकी रचना है? वर्वे रामायण तुलसीदास की, नरहरि वारहट की, केशवदास की या प्राणचंद्र चौहान की? 125 का आंसर, वर्वे रामायण किसकी रचना है?
तो बर्बे रामायण ये रचना है तुलसीदास। आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, तुलसीदास जी की। ठीक है, अगला है कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण कर्णामृत, गीत गोविंद, कंस निधन महाकाव्य या फिर ध्वन्यालोक। कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? 126 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, कौन सा है? गीत गोविंद। गीत गोविंद यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला है सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? भाव प्रकाश है, 84 वैष्णव की वार्ता है, सूर सागर सारावली है या फिर साहित्य लहरी है? प्रश्न क्रमांक 127 का उत्तर बताना है कि सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सा है? तो आंसर होगा दोस्तों बी, 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, बी नंबर। अगला है नानक देव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणवाद से, नाथ पंथ से, निर्गुणवाद या सूफी मत से? 128 का आंसर बताना है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों निर्गुणवाद से। निर्गुणवाद यानी कि जो सा नंबर है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है? 129 का आंसर यहाँ पर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास, आ नंबर। ठीक है, किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? सगुण काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा या संत काव्यधारा? किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? तो 130 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, किस काव्यधारा के अंतर्गत? उत्तर हो जाएगा संत काव्यधारा, यानी कि दा नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा। भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है? तो भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया? कृष्ण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, सगुण काव्यधारा या निर्गुण काव्यधारा? 131 का आंसर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सूफी काव्यधारा, बी नंबर। ठीक है, अगला देख लो, कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता बताना है, 132 का आंसर। तो कृष्ण गीतावली के जो रचनाकार माने जाएंगे वो माने जाएंगे कौन? तुलसीदास, यानी कि सा नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है या लकुटे अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, इस पंक्ति की रचना किसने की? 133 का आंसर सूरदास ने, रत्नाकर, रसखान या फिर नंददास ने? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो है दोस्तों रसखान, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है रसखान बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? तो किस भाषा में? 134 का आंसर बताना, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, और पद्मावत किस भाषा में है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा दोस्तों अवधी। अवधी यानी कि सा नंबर आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला देखो, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? वात्सल्य भाव की, माधुर भाव की, सख भाव की या फिर दास्य भाव की? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 135 का उत्तर, 35 का उत्तर हो जाएगा मीराबाई की जो भक्ति है वो है दोस्तों माधुर भाव, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जाके प्रिय ना राम बेदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? कवितावली से, गीतावली से, विनय पत्रिका से या फिर रामचरितमानस से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका यानी कि जो सा नंबर है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लो, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? सूरदास को, श्रीधर पाठक को, रसखान को या सत्यनारायण कविरत्न को? किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 137 और 137 का आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है, ब्रज कोकिल। डी नंबर, दा नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा।
अगला है संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कौन कवि थे? जल्दी से बताओ, रज्जब, दरिया, सुंदरदास या दादू दयाल। 138 का आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 138। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन थे? सबसे अधिक जो पंडित थे वो कौन थे? देखो, सबसे अधिक पढ़े लिखे की बात आती है तो सुंदरदास थे, है ना। पंडित जो थे वो दादू दयाल। दादू दयाल यानी कि दा नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुल्हन गाबहू मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रसखान। 139 का आंसर बताना है। दुल्हन गाबहू मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? तो 139 का आंसर बताना है। और 139 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सूरदास, सा नंबर। ठीक है। अगला देखो, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 5, 12, 8 या फिर 7। तब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7, यानी कि जो डी नंबर है वो करेक्ट होगा। अगला है, मानुष प्रेम भयु बेकुंठी पंक्ति किस कवि की है? 141 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट बात कर लो, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? 142 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, रीति काल को जो श्रृंगार काल की संज्ञा दी है वो दी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सा नंबर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? 143 का आंसर। और राइट आंसर क्या होगा? कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता है वो कहा जाता है केशव दास को। ठीक है, आ नंबर। अगला है दोस्तों, आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? मतीराम, भिखारी दास, रसलीन या फिर बिहारी की। तो 144 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भिखारी दास की हैं, वी नंबर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? सुजान चरित, कवि प्रिया, ललित ललाम या फिर जगत विनोद। 145 का जल्दी से कमेंट में लिखो। तो मतीराम की जो रचना है वो रचना कौन सी है? ललित ललाम, यानी कि सा नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये हमारे वो है कि मोहि तो मोरे कवित्व बनावत के कवि कौन है? मतीराम जी हैं, चिंतामणि है, रसलीन है या फिर घनानंद है। प्रश्न क्रमांक 146, इसके पहले के वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहि तो मोरे कवित्व बनावत, इस पंक्ति के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, वो कौन है? तब आपका उत्तर होगा घनानंद, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुजान चरित किसकी रचना है? सुजान चरित घनानंद की, ठाकुर की, सूदन या फिर बोधा की। तो सुजान चरित की रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 147। 4 विकल्प में से एक का चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुजान चरित के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक? तो आपका राइट आंसर होगा सूदन। सूदन यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सूदन की है सुजान चरित। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, देव, केशव या फिर मतीराम, किसकी है? प्रश्न क्रमांक 148 का उत्तर हमें बताना है। कवि कुल कल्पतरु के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो मैंने कई बार याद बताया है कि कुल की चिंता सभी को रहती है। कुल की क्या रहती है? चिंता। तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। रीति मुक्त कवि कौन है? आपने रीति काल में रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्य धाराएं पढ़ी होंगी। तब रीति मुक्त बताना है केशवदास, घनानंद, भिखारी या फिर चिंतामणि। रीति मुक्त कवि कौन है? प्रश्न क्रमांक 149। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? विकल्प नंबर वी, यानी कि घनानंद, वी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों, अमी हला हल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। उपर्युक्त जो दोहा है वो किस कवि का है? बिहारी, रसलीन, रसखान या फिर ठाकुर का। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट लगते हैं तो इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में सर्च करें सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है। फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं सुमित जैन,
और व्हाट्सएप नंबर तो मैंने सभी को दिया है, तो व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो 150 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा रसलीन, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्राकृत पेंगलम, छंदो मंजरी या फिर श्रुतबोध या ब्रहवारीस। प्रश्न क्रमांक 151, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रहवारीस, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका दा है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो किस कवि ने नहीं लिखा? मतीराम, चिंतामणि, भूषण या फिर घनानंद। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? 152 का उत्तर हमें बताना है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा तो किसने नहीं लिखा? मतीराम ने लिखा है, चिंतामणि ने लिखा है, भूषण ने भी लिखा है। नहीं लिखा तो वो नहीं लिखा घनानंद ने, और दा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? सेनापति में, घनानंद, भिखारीदास या फिर जान कवि में। 153 का आंसर यहां पर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ए, यानी कि सेनापति। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। किसकी है? घनानंद, मतीराम, बिहारी या फिर ठाकुर की। तो 154 का आपको उत्तर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहारी। बिहारी यानी कि विकल्प नंबर जो सा है वो कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अति सूदो स्नेह को मारक है, किसकी पंक्ति है? बोधा की, ठाकुर, घनानंद या फिर आलम की। अति सूदो स्नेह को मारक है, ये पंक्ति हमें बताना है किसकी है। तो बहुत पढ़ा है आपने, और उत्तर हो जाएगा घनानंद, सा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, ऋतु वर्णन के लिए विशेषता रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ऋतु वर्णन के लिए बताना है। देव है, बिहारी, सेनापति या फिर पद्माकर। 156 का आंसर ऋतु वर्णन के लिए जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन माने जाते हैं? आ, वा, सादा, ABCD, इस प्रकार से आप उत्तर बता सकते हैं, और उत्तर होगा सेनापति। ठीक है, स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक कौन है? स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक बताना है कौन है? ब्रंद है, आलम है, बिहारी है या फिर मतीराम है। तो 157 का आंसर आपको बताना है, और राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वी, यानी कि आलम। ठीक है, स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक हैं तो वो है आलम। वी नंबर आपका कंप्लीट आंसर होगा। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया? किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया? ठाकुर, देव, बोधा या फिर बिहारी। तो आपका प्रश्न क्रमांक 158 का आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर होगा बिहारी, यानी कि जो डी नंबर है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन, मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? 159 का उत्तर बताना है। तो मतीराम की प्रसिद्धि का जो आधार स्तंभ ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है रसराज। ए नंबर आपका सही होगा, रसराज। ठीक है, नेक्स्ट है, काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? 160 का उत्तर बताना है। काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? प्रश्न क्रमांक 160, और आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों भिखारीदास। भिखारीदास का है काव्य निर्णय। नेक्स्ट है, बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं? 713, 700, 715 या फिर 701। बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं? प्रश्न क्रमांक 161, और उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिहारी सत्सई में जो दोहों की संख्या है साथियों वो है 713 है, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट है, गे पदों की रचना कौन सी है? गे पदों की रचना बतानी, सूरसागर, काव्य मंजरी, कवि प्रिया या फिर बिहारी सत्सई। 162 का उत्तर, गे पदों की जो रचना है वो कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा सूरसागर, ए नंबर। ठीक है, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काव्य की रीति सिखइयो सुख बीन सो, यह पंक्ति किस कवि की है? चिंतामणि की, मतीराम की, भूषण या फिर भिखारीदास की। 163 का आंसर बताना है। काव्य की रीति सिखइयो सुख बीन सो, ये पंक्ति बतानी है।
जल्दी से बताएं। और आपका राइट आंसर होगा भिखारी दास की, डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है? 1643 से 1843 ईस्वी, 1601 से 1800 ईस्वी। ये जल्दी जल्दी से पढ़ो, 164 का आंसर बताना है। ईस्वी में दिया है, यहाँ पर संवत में नहीं दिया है, तो उत्तर आपका हो जाएगा ए, 1643 से 1843 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? सिद्धांत निरूपक ग्रंथ बताना है। वक्रोक्ति जीवितम, छत्र प्रकाश, पंचाध्यायी, गोपी पच्चीसी। 165 का आंसर बताना है। इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तब आपका राइट आंसर होगा वक्रोक्ति जीवितम। ए नंबर आपका, आ नंबर बिल्कुल कंप्लीट सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है शिवा बावनी के रचयिता कौन है? गोविंद सिंह, भूषण, आलम या फिर मंडन। शिवा बावनी के रचनाकार बताना है। तो शिवा बावनी की रचयिता है भूषण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वाह है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधु ने, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? 167 का आंसर बताना है। अलंकृत काल, और अलंकृत काल की जो संज्ञा दी है वो मिश्र बंधुओं ने दी है, आ नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इश्क नामा किसकी कृति है? आलम की है, बोधा की है, ठाकुर या फिर द्विजदेव। इश्क नामा बताना है। 168 का आंसर बताना है। तो इश्क नामा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बोधा कवि। बोधा यानी कि वी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है? तो रीतिबद्ध काव्यधारा से बताना है। 169 का चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर या फिर बिहारी। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बिहारी, यानी कि जो दा नंबर है वो कंप्लीट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुभ्रत्र भूषण बिनुना ब्राजही कविता वनिता मित्र। 170 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 विकल्प हैं, मतिराम, चिंतामणि, भूषण या फिर केशवदास। तो राइट आंसर होगा केशवदास, डी नंबर। डी नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो सतसई की रचना किसने नहीं की? मतिराम ने, ब्रंद, बिहारी या फिर लाल कवि ने। किसने नहीं की? 171 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लाल कवि, यानी कि जो डी नंबर है वो कंप्लीट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? तो आपको बताना है बिहारी, घनानंद, देव या फिर पद्माकर। किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नाविक के तीर कवि कहा गया है, नाविक के तीर कहा गया है? 172 का आंसर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहारी को। बिहारी यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल कंप्लीट सही आंसर होगा। अगला है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? छत्र प्रकाश 173 लाल कवि की, श्रीधर की, ग्वाल की या फिर मंडन की। तो 173 का आंसर बताना है। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो वो है लाल कवि की। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, लाल कवि। अगला है दोस्तों, अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। यह स्थापना किसकी है? चिंतामणि, देव, भारतेंदु या फिर बालकर्ण शर्मा नवीन। 174 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? देव। देव यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो आपका यहां पर सही होगा। अगला है, सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की, चिंतामणि, घनानंद या फिर पद्माकर की। सुजान विनोद प्रश्न क्रमांक 175 का बताना है। सुजान विनोद की जो रचनाकार हैं वो कौन है? आंसर हो जाएगा देव कवि। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट दोस्तों, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? नवरस तरंग का, श्रृंगार सागर का, गाथा सप्तशती का या ब्रज विलास का। 176 का आंसर बताना, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गाथा सप्तशती, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो सही हो जाएगा। ठीक है।
अगला है कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्ति है? रसलीन की, बृंद की, मतीराम या फिर आलम की। कुंदन को रंग फीको लगे ये पंक्ति किसकी है? 177 का आंसर बताना है और राइट आंसर आपका हो जाएगा मतीराम। मतीराम यानी कि जो सा नंबर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरो तो गिरधर गोपाल यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, मीराबाई, रसखान या फिर रहीम की। मेरो तो गिरधर गोपाल ये जो पंक्ति है ये मीराबाई जी की है, वी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है कवितावली के रचयिता कौन है? सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई या फिर तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार बताना। 179 का उत्तर क्या हो जाएगा सही? कवितावली के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास यानी कि जो दा नंबर है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? 180 का आंसर बताना है। सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सा नंबर। अगला है आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया? आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया? नवलेखन काल, जागरण काल, जागरण सुधार काल या पुनर्जागरण काल। तो आपका राइट आंसर होगा पुनर्जागरण काल, डी नंबर। अगला है रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? जागरण सुधार काल, पुरानी काव्यधारा, नई काव्यधारा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण या गद्य खंड, काव्य खंड। 182 का आंसर, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? तो वो बांटा है गद्य खंड और काव्य खंड, दा नंबर। अगला है आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? ब्रज भाषा, अवधी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। 183 का आंसर। आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रज भाषा, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका सही आंसर होगा। किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? तो ब्रज भाषा ने। आधुनिक काल के किस द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? 184 का आंसर बताना है। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? प्रश्न क्रमांक 184। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? तो वो सुधार काल, यानी कि जो वा नंबर है वो आपका यहां पर सही होगा। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? 185 का आंसर बताना है। तो आधुनिक काल की जो प्रारंभिक सीमा मानी गई है वो मानी गई है 1850, सा नंबर। ठीक है। अगला है दोस्तों, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। 186 का आंसर बताना है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने, दा नंबर आपका सही आंसर होगा इसमें। अगला है दोस्तों, आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, धीरेन्द्र वर्मा, अज्ञे या नंदुलारी वाजपेयी। आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? 187 का आंसर बताना है। आधुनिक साहित्य, तब आपका सही आंसर होगा नंद दुलारी वाजपेयी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही होगा। अगला देख लेते हैं, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? तो किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? भक्ति भावना का, राष्ट्रीय चेतना का, श्रृंगार भावना का या प्रकृति चित्रण का। 188 का आंसर हमें बताना है और 188 का जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप राष्ट्रीय साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? तो राष्ट्रीय चेतना का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? शिवसेन सेंगर, रामकुमार वर्मा, अज्ञे या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं अज्ञे। अज्ञे यानी कि सा नंबर यहां पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, राधा कृष्ण दास या फिर श्रीधर पाठक।
भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं था? प्रश्न क्रमांक 190 और 190 का उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों श्रीधर पाठक। महाकाव्य को विद्वान के लिए औषधि माना गया है, तो वह कौन सा महाकाव्य है जो विद्वान के लिए उसको औषधि माना गया है? तो आपका सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर डी, यानी कि नेषधीय चरितम। नेषधीय चरितम जो है विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और यहाँ पर देख लें क्या है, श्री हर्ष द्वारा रचित है नेषधीय चरितम, हर्ष द्वारा रचित है। महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है, यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर है आपका 37। क्या है क्वेश्चन नंबर 37? कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? कला परिच्छेद के रचनाकार बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 37 और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर है भाई क्या है? कला परिच्छेद के रचनाकार हैं, तो सही आंसर है दंडी। दंडी आपका सही आंसर है। दंडी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। देखिए ये जो है पूछा गया क्वेश्चन है यूपी टीजीटी में 2003 में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख ले। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 38 है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 38 कि करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है, तो कौन है? करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक बताना है, तो किरातार्जुनीयम या मेघदूतम या उत्तर रामचरितम या कुमार संभवम। तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर 38 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी है उत्तर रामचरितम, आपका सही आंसर है। उत्तर रामचरितम आपका राइट आंसर। भवभूति द्वारा कृत है उत्तर रामचरितम, भवभूति की यह रचना है, याद रखना है। और करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है। और इसमें 7 अंकों की इस नाटक के कथानक का मूलाधार रामायण का उत्तरकांड है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 39। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? देखिए कालिदास की इसमें से रचना कौन सी नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेघदूतम या अभिज्ञान शकुंतलम या 10 कुमार चरितम या रघुवंशम, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर बताना है। तो 39 का यहाँ पर जो सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम यह रचना कालिदास की नहीं है, यह रचना है दंडी की, याद रखिए 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। इसके अलावा और जो काव्य दर्श एवं अवंती सुंदरी कथा भी दंडी की रचना हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्या है अगला क्वेश्चन? तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये है आपका अगला क्वेश्चन कि बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? देखिए जो बृहत्तरी है इसमें वह कौन सा है जो महाकाव्य है नहीं आता है? बृहत्तरी में महाकाव्य नहीं आता है। तो किरातार्जुनीय या शिशुपाल वध या कुमार संभव या नेषधीय चरित। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है कुमार संभव, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। देखिए बृहत्तरी के अंतर्गत 3 महाकाव्य आते हैं, कौन कौन से? किरातार्जुनीय और शिशुपाल वधम और यहाँ पर अगला जो है नेषधीय चरितम। ये जो है 3 आते हैं बृहत्तरी के अंतर्गत 3 महाकाव्य। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे देखिए क्वेश्चन नंबर है 41 कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो भाई 3 गुण बताना है, 3 गुण कौन कौन से हैं? तो 3 गुण बता दीजिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर सी, वह 3 गुण है उपमा, अर्थ, गौरव और पद लालित्यम। यह आपके सही आंसर हैं, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर आपके जो कूट दिए गए हैं वह इस प्रकार दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर कूट में देखिए जो सी है वह राइट आंसर। यहाँ पर देखिए कालिदास की क्या है,
तो कालिदास का आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम यह हो जाएगा। और भवभूति की क्या है, यहाँ पर भवभूति की जो रचना है वह मालती माधवम। और इसके बाद दंडी की कौन सी है, तो दस कुमार चरितम, दंडी की दस कुमार चरितम इस प्रकार। और श्रीहर्ष की नेस्दिये चरितम, इस प्रकार आपका यहाँ पर हमने पहले से लगा लिए थे। तो इस प्रकार आप जो है आपका राइट आंसर होगा। ये रचनाएं हैं, कौन सी किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका जो क्वेश्चन है, 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्तरी में नहीं आती है। देखिए नहीं आती है तो कौन सी नहीं आती है यह बताने हैं आपके लिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। लघुत्तरी में नहीं आती कौन सी रचना है, तो रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत या ऋतु संहार। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का विकल्प नंबर डी यानी कि ऋतु संहार आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। देखिए जो ऋतु संहार है, देखिए कालिदास कृत है ऋतु संहार और लघुत्तरी के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिए। और महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश, महाकाव्य, कुमार संभव और मेघदूतम, इन 3 रचनाओं को लघुत्तरी के अंतर्गत रखा जाता है। ये जो 3 रचनाएं हैं जिनको लघुत्तरी के अंतर्गत रखा जाता है। और रघुवंश तथा कुमार संभव काव्य ग्रंथ हैं। अभिज्ञान शकुंतलम उनकी एक नाट्य कृति है, किसकी, कालिदास जी की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है। तो पूर्ववर्ती बताना है तो कौन है, यहाँ पर बताइए। भारवी, भास, दंडी, भवभूति। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताना है। 44 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा कि कालिदास से पूर्ववर्ती है। तो आपका सही आंसर है भास, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। भास महाकवि कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है, यह आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा। अर्थ गौरव के लिए भारवी या कालिदास या भास या श्रीहर्ष, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है और 45 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा यह बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है वह अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि भारवी। भारवी आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए भारवी का वैद्युत से व्यापक है। भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46 की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर देख लें आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि यहाँ पर ए कूट दिए हैं और विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर ए का जो है दूसरा हो जाएगा कालिदास का आपका जो है वह हो जाएगा मेघदूतम। फिर यहाँ पर जो भास है इसका पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वप्न वासव दत्तम, आपका यहाँ पर राइट आंसर है। फिर आपका यहाँ पर है मम्मट, तो मम्मट का हो जाएगा क्या हो जाएगा काव्य प्रकाश, इस प्रकार। फिर विश्वनाथ है तो विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। इस प्रकार जो है यहाँ पर सूची सम्मिलित हो गई है। तो एक कोड भी दिए गए थे, तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है। देखिए कालिदास कृत नहीं पूछा है तो कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपके लिए पता है कि उत्तर रामचरितम जो है कालिदास जी द्वारा कृत जो यह नहीं है, यह कृति उत्तर रामचरितम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम तथा रघुवंशम 3 महाकाव्य कालिदास की अमर रचनाएं हैं। अमर रचनाएं हैं, यह याद रखना है। जबकि जो उत्तर रामचरितम है यह भवभूति लिखित द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। भवभूति का यह नाटक है कौन सा, उत्तर रामचरितम भवभूति का है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उज्जवल नीलमणि रचना है। तो उज्जवल नीलमणि जो रचना है यह किसकी है। तो 4 विकल्प भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 48 और 48 का जो सही आंसर है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी आपका यहाँ पर सही आंसर है। रूप गोस्वामी यहाँ पर राइट आंसर। उज्जवल नीलमणि के रचनाकार हैं रूप गोस्वामी, जबकि भवभूति ने उत्तर रामचरितम की रचना की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49वां क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है। तो भारवी
भारवी द्वारा रचित कृति बताना है। भारवी द्वारा रचित कौन सी कृति है? क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर बताना है और 49 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी किरातार्जुनीयम। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। किरातार्जुनीयम जो है भारवी द्वारा रचित है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। यह एक महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम है और जो सर्गबद्ध महाकाव्य है, सर्गबद्ध महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, यह भी याद रखना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक है और इसके रचयिता बताने। क्वेश्चन नंबर 50 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का वह है विकल्प नंबर डी, यानी कि क्या है विशाख दत्त आपका सही आंसर है। विशाख दत्त इसके रचयिता है। मुद्रा राक्षस नाटक की रचयिता है विशाख दत्त, बिल्कुल, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कौन? विशाख दत्त। और 7 अंकों में लिपिबद्ध राजनीति परक नाटक है, यह भी याद रखिए। और इसमें मुद्रा यानी कि अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? तो कौन सा ग्रंथ है जो कालिदास प्रणीत है? तो क्वेश्चन नंबर 51 और 51 का जो सही आंसर है यूपीटीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में और आपका सही आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि मालविकाग्निमित्रम आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है राइट आंसर है। मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास की कृति है और इसमें मालविका और शुंग वंश के राजा अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। भवभूति की अंतिम कृति कौन सी है? भवभूति की अंतिम कृति आपसे पूछा जाए तो उत्तर रामचरितम है, जो सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है उत्तर रामचरितम। और यहाँ पर मत्स्यकटिकम जो है शूद्रक व मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए ये आपके यहाँ पर कोड दिए गए हैं। आपका आंसर है विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है कि सूची 1 को यहाँ पर देख लेते हैं। यहीं पर देख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कि कालिदास की रचनाएं निम्न है जैसे रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूतम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम और यहाँ पर मालविकाग्निमित्रम। यहाँ पर देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। तो 1 का देखिए 1 हो जाएगा तो कालिदास की ऋतु संहार आपका विकल्प नंबर 1। 2 जो बी का है आपका 4, बी का 4 यानी कि भवभूति की उत्तर रामचरितम। फिर यहाँ पर सी का है आपका 2, तो देखिए सी में दंडी की आपकी हो जाएगी 10 कुमार चरितम। फिर यहाँ पर बाण भट्ट है तो डी का 5, तो बाण भट्ट की आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा कादम्बरी हो जाएगा। और श्री हर्ष से तो 3 यानी कि न्यासदीय चरितम आपका सही आंसर है। इस प्रकार जो है ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन, और ये जो है कालिदास की रचनाएं हैं इतनी याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये कालिदास की। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 53वां क्वेश्चन है यहाँ पर वामः कुलस्याधमः में वामः शब्द का अभिप्राय है। तो वामः शब्द का अभिप्राय क्या है यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 53 और 53 का आपका जो सही आंसर है वह यहाँ पर बताना है। तो 53 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी कि वामः का जो वामः शब्द है इसका अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां है। आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 54 कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि का आश्रम से, अयोध्या से, पंचवटी से, सरयू का तट से। तो इसका संबंध बताना है। उत्तर रामचरितम जो है इसकी तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का विकल्प नंबर डी यानी कि इसका संबंध है पंचवटी से। पंचवटी से विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही। उत्तर रामचरितम की
तृतीय अंक का संबंध पंचवटी से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 बाद क्वेश्चन क्या है तो देख लें। क्वेश्चन नंबर 55 संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, यह आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या है, बाणभट्ट, माघ, भारवी या श्रीहर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका बी, यहाँ पर राइट आंसर है माघ आपका सही आंसर है। माघ आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।